अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते क्या हैं? ऐसे आइसोटोप जिनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। रीजन क्या होती है? क्योंकि उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और वो रेडिएशंस रिलीज करते हैं। जब वो रेडिएशंस रिलीज करते हैं तो रेडिएशन रिलीज करने के बाद वो किसी नए एलिमेंट में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसको हमने रेडियो एक्टिव डिके का नाम दिया था। अब बेटा वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके कुछ यूजेस हैं जिनको हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले बेटा याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होते हैं कहाँ पर? यूज होते हैं मेडिकल इमेजिंग के अंदर। ठीक है बेटा, कहाँ पर यूज होते हैं ये? मेडिकल इमेजिंग के अंदर। अब मेडिकल इमेजिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास एक आइसोटोप है जिसका नाम है टेक्नेटियम। ठीक है, आइसोटोप का क्या नाम है? टेक्नेटियम 99M। ठीक है, टेक्नेटियम 99M यहाँ पे बेटा रिप्रेजेंट करता है मेटास्टेबल को। ठीक है, टेक्नेटियम 99M, M मींस मेटास्टेबल। अब ये बेटा एक ऐसा आइसोटोप है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? हम इंटरनल ऑर्गन्स, ह्यूमंस के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ब्रेन आ जाता है, ठीक है, इसी तरह हार्ट आ जाता है, हमारे लंग्स आ जाते हैं। इन सभी की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, टेक्नेटियम वाला हम आइसोटोप यूज करते हैं। ठीक है, इस टेक्नेटियम का जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बेसिकली बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और डिफरेंट कैमरास के जरिए जो है, स्पेशल कैमरास के जरिए हम इसकी जो है मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। तो हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं टेक्नेटियम 99M और इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन है, लंग है, हार्ट है, इनकी ग्रोथ को और इनके जो है डिफरेंट पोजीशन को मॉनिटर करते हैं। तो वो जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स को मॉनिटर करते हैं यूजिंग द आइसोटोप टेक्नेटियम 99M। ठीक है, इसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, इसके फ्लूइड टाइप होता है, तो कैमरास के जरिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं? मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक यूज है किसका? रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। इसी तरह बेटा हमारे पास एक आइसोटोप होता है जो कि है कार्बन का आइसोटोप। कार्बन का कौन सा आइसोटोप है? C14। ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर और 14 मास नंबर। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए। इसको किसके लिए यूज करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग। अब रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? इसमें हम, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, पुराने ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पुराने इस्साम की एज को मालूम करते हैं। ठीक है, उनकी एज को क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है, मालूम किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज को क्या कर रहे होते हैं? डिटरमाइन कर रहे होते हैं, एज को मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी। और ये कैसे किया जाता है? हम क्या करते हैं कि उस ओल्ड ऑब्जेक्ट में कार्बन की जो परसेंटेज है, कार्बन 14 की जो परसेंटेज है उसको जो है देखते हैं और उस परसेंटेज के बिहाफ पे हम जो है अंदाजा लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना है, कितना ओल्ड है। ठीक है, और जितना ज्यादा ओल्ड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा बेटा? ओल्ड ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही उसके अंदर लेस जो है क्या होगी? कार्बन की परसेंटेज होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जितना ओल्ड ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज उतनी ही क्या होती है? लेस होती है। तो इस हिसाब से हम ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज को मालूम करते हैं। ओल्ड ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, रॉक्स आ जाते हैं, ठीक है, इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें जो ज़मीन के नीचे से हमें मिलती हैं, हम उनकी एज को मालूम करते हैं। और वो एज डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सारा मेथड होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। और उसको हम किसकी मदद से करते हैं? C14, कार्बन का जो 14 वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको यूज़ करके हम एज डिटर्मिनेशन करते हैं ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की। बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने मेडिकल इमेजिंग में देखा कि हम मेडिकल इमेजिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक आइसोटोप डिस्कस किया, टेक्नेटियम 99M। इसी तरह हम लोगों ने जो है कार्बन 14 वाला आइसोटोप रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग देखा कि ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज को मालूम करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं।
इसी तरह हम एक आइसोटोप है आयोडीन का आइसोटोप 131, ठीक है, जो कि हम थायराइड ग्लैंड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जब स्वेलिंग हो जाती है, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम गिलर्ड की बीमारी का नाम देते हैं, गोइटर का नाम देते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जब गोइटर हो जाती है तो उसकी तशखीस के लिए, उसको जो है हम देखने के लिए, पता चलाने के लिए जो आइसोटोप यूज़ करते हैं वो आयोडीन 131 वाला आइसोटोप होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे आइसोटोप हैं, जैसे कि SR90 है, ठीक है, P32 है। इनको हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, हम अपनी स्किन के कैंसर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है रेडिएशन से रिलीज करते हैं, बहुत क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये क्या रिलीज करेंगे, रेडिएशन से रिलीज करेंगे, और उन रेडिएशन को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, स्किन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप होता है, जिसको बॉडी के इनसाइड पर अगर कैंसर हो जाता है ना, तो बॉडी के इनसाइड वाले कैंसर के लिए हम किसको यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये गैमा रेडिएशन से रिलीज करता है, और ये गैमा रेडिएशंस हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं। जबकि ये जो दोनों आइसोटोप हैं SR90 और P32, ये रिलीज करते हैं कौन सी रेडिएशंस, ये बीटा रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, ठीक है। और बीटा रेडिएशंस लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं, जबकि गामा जो है ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसके अलावा जो है हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डिफरेंट मेटल्स, कंक्रीट मिक्सर, इनकी जो है स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल फील्ड्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको मिला के और इसकी एप्लीकेशंस को इकट्ठा आप लोगों से पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एप्लीकेशन में हमने मेडिकल इमेजिंग के अंदर टेक्नेटियम 99M को देखा, उसके बाद कार्बन 14 को देखा, ठीक है। इसी तरह आयोडीन 131 को देखा, SR90, P32, कोबाल्ट 60, इन चीज़ों को हम लोगों ने, ये सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, इनको हमने इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे बेटा एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। अब बेटा इस टॉपिक के नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है बेटा आयनाइजेशन को डिस्कस करना है। किस चीज की आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मतलब कि एक एटम को आयन के अंदर बदल देना है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स की मदद से। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली हम एक आइसोटोप लेते हैं, जैसे कि रेडियम हमारे पास एक आइसोटोप है, ठीक है। रेडियम क्या करता है, इसके अंदर से रेडिएशन रिलीज करता है, ये अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज करता है, ठीक है। और उन रेडिएशंस को हम फॉल करवाते हैं किसी भी एटम के ऊपर। जब वो रेडिएशन उस एटम के ऊपर फॉल करती हैं तो वो रेडिएशंस की उसके आउटर मोस्ट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ स्ट्राइक करती हैं और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हैं। जैसे कि हमारे पास एक सपोज कर लें, ये एक जो है कोई भी एटम है, ठीक है, हम इसको सोडियम का एटम कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास रेडियम मौजूद है। रेडियम अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है। जब वो रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल करती हैं तो रेडिएशंस इसके ऊपर टकराने की वजह से जो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब वो निकल जाता है तो सोडियम एटम किस में बदल जाता है, ऑटोमेटिकली आयन के अंदर बदल जाता है। बेसिकली इक्वेशन यहाँ पर ये फॉर्म होगी कि सोडियम के ऊपर जब रेडिएशंस, ये हमारे पास रेडियम है, ठीक है, रेडियम की रेडिएशन सोडियम के ऊपर पड़ी तो हमने सोडियम के अंदर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और सोडियम किसके अंदर बदल गया, इसके अंदर आयन के अंदर। ये हमारे पास क्या है, आयन, और किस आयन के अंदर बदला है, पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कैटायन के अंदर। और सोडियम यहाँ पे ये क्या है, ये एटम है। एटम के ऊपर जब रेडिएशंस पड़ी, रेडियम की रेडिएशंस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स की मदद से, ये हमारा क्या है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स का मतलब क्या है कि जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहा है, ठीक है। तो रेडिएशंस रेडियम निकाल रहा है तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स होगा। सोडियम एटम है, इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल की तो सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर हम सोडियम की स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये वाली रेडिएशंस इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं, ठीक है, और इनके टकराने से रेडिएशंस इसको क्या कर देती हैं, यहाँ से बाहर निकाल देती हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिकली हमारा सोडियम एटम किस में बदल जाता है, आयन के अंदर बदल जाता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन।
ठीक है, ये हमारे पास क्या बन चुका है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो बेसिकली ये हमारे पास टॉपिक जो है एक्सप्लेन करता है आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, उसके अंदर से रेडिएशंस निकली, वो जाके टकराई सोडियम एटम के साथ, एटम किसके अंदर बदल गया, आयन के अंदर बदल गया, इस आयन के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज आयन के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर किया है, छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।